जैसे कि मैंने पहले ओरिएंटेशन एक सेशन हुआ था, उसमें मैंने बताया था कि हम हिस्ट्री ऑफ यूएसए को पढ़ेंगे और उसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि हमारे सब्जेक्टिव पेपर भी हो जाए और हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर भी हो जाए और हम इस काबिल हो जाएं कि चाहे पेपर किसी भी डायमेंशन में आए हम उसको एड्रेस कर सकें। आज का जो मेरा गोल होगा उस पे जाने से पहले मैं आपको दो बातें चाहूंगा जो अगले सेशंस में आपने फुलफिल करनी है। नंबर वन, आपके सामने वर्ल्ड मैप होना चाहिए कंप्लीट। सेकंड थिंग, आपके पास यूएसए का मैप होना चाहिए। ये दो चीजें इसलिए जरूरी हैं क्योंकि जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं और आप विजुअलाइज कर रहे होंगे सामने इवेंट्स को, तो वो एक इम्प्रेशन आपके माइंड में बन रहा होगा और उस इम्प्रेशन की वजह से आप पेपर में चाहे क्वेश्चंस जैसे भी घुमा के आ जाए आप उसको टैकल कर सकेंगे, जो हमारा मेन एम है। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड थिंग। सेकंड थिंग ये कि जो बात मैं कहूंगा मेक श्योर यू नोट इट डाउन, क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी बहुत काम आएंगी और सब्जेक्टिव में भी यही पॉइंट्स और यही चीजें होंगी जिनको हम इलेबोरेट करेंगे। हम टॉपिक वाइज चलेंगे, क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे, पास्ट पेपर्स को भी देखते जाएंगे। तो इस तरह हम एक सिस्टमेटिक वे से अपना सारी हिस्ट्री ऑफ यूएसए को लेके चलेंगे। चलें, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी हिस्ट्री ऑफ यूएसए को। आमतौर पे हिस्ट्री ऑफ यूएसए जो है वो अपना 1492 से कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया, ये आमतौर पे एक ख्याल है हमारे जो हम सुनते हैं उस बारे में। नो द पॉइंट इज कि हमें थोड़ा सा उससे पहले का भी पता होना चाहिए, क्योंकि हम जब क्वेश्चंस आते हैं तो हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज हो तो वी विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू टैकल दैम। तो उस बेटर नॉलेज के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि जो एक अंदाजे के मुताबिक 40,000 ईयर्स पहले बेरिंग स्ट्रेट, अगर आप देखें मैप के ऊपर, तो अलास्का जो है ये साइबेरिया के साथ एक बेरिंग स्ट्रेट और बेरिंग सी से अलग हुआ हुआ है। तब चूंकि आइस एज था और ये सब कुछ जुड़ा हुआ था, तो वहां से लोगों ने नॉर्थ अमेरिका और अमेरिकन कॉन्टिनेंट की तरफ माइग्रेशन की और वहां पे आबाद होना शुरू हो गए। 1490s की बात की जाए तो उस वक्त अमेरिका की नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका कलेक्टिवली उनकी जो पॉपुलेशन थी वो अराउंड 50 टू 75 मिलियन थी। और अगर हम सिर्फ नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका की पॉपुलेशन तकरीबन अराउंड 10 मिलियन थी, जिसमें कनाडा और यूएसए की अभी मैं बात कर रहा हूँ, बाकी मैक्सिको को मैं सेंट्रल अमेरिका में लेके जाऊंगा। अब पॉइंट ये है कि हमने बात की कि कॉलोनाइजेशन 1492 में कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया। अब हम चलेंगे सिलेबस वाइज, हमारा मेन पर्पस है सिलेबस कवर करना। अब सिलेबस में हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि 1492 तक के वहां की सोसाइटीज के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। उस वक्त दो तरह के, नॉर्थ अमेरिका जो था कनाडा और यूएसए, जैसे मैंने बताया वहां पे 10 मिलियन के करीब लोग थे। वहां पे दो तरह की कम्युनिटीज आबाद थी, एक वहां पे स्मॉल कम्युनिटीज थी और एक वहां पे लार्ज कम्युनिटीज थी। स्मॉल कम्युनिटीज नोमैडिक जो चरवाहे होते हैं वो लोग नोमैड्स, वो वहां पे स्मॉल कम्युनिटीज में मोर अराउंड मैक्सिमम 300 पीपल एक कम्युनिटी के अंदर होते थे और ये प्लेन्स में ज्यादातर रहते थे, जो उनके रॉकी माउंटेन्स और जो एपलीचियन माउंटेन्स उनके दरमियान का जो इलाका है वहां पे ये ज्यादातर लोग आबाद थे। लेकिन जो लार्ज कम्युनिटीज हैं उनकी पॉपुलेशन मोर देन 30,000 भी थी, 30,000 तक भी गए थे और ये अलोंग द रिवर, पर्टिकुलरली अलोंग मिसिसिपी रिवर ये आबाद वहां पे थे लोग। और वहां पे ये लोग अपना आप कह लें कि रहते थे। तो लिहाजा हमें पता चला कि वहां पे दो तरह की लोग, वहां पे दो तरह की कम्युनिटीज में रहते थे। उनके डिफरेंट लैंग्वेजेस थी, डिफरेंट रिलीजन्स थे, फिर वो डिफरेंट उनके तौर तरीके थे, कल्चर्स थे, वैल्यूज थी। अब हम बात करें अगर साउथ अमेरिका की और सेंट्रल अमेरिका की, तो वहां पे एंटायरली डिफरेंट हमें पता चलती हैं चीजें। वहां पे तीन तरह की हमें सिविलाइजेशंस मिलती हैं। एक सबसे पहली वहां पे माया सिविलाइजेशन, यू माइट हैव कम अक्रॉस द वर्ड मायाज, MAYAS। ये माया सिविलाइजेशन अगर हम आज के टाइम पे देखें तो गुतेमाला, बिलीज और साउदर्न मैक्सिको, ये वाला जो रीजन है इस रीजन में ये लोग पाए जाते थे। ये एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी। फिर दूसरी तरफ हमारे पास आ जाते थे एज़टेक्स, AZTECS।
ये सिविलाइजेशन हमारे पास सेंट्रल मैक्सिको में ये लोग एक पूरी सिविलाइजेशन आबाद थी। एंड द थर्ड वन वाज इनकास, INCAS, जो हमारे पास पीरू में, एक साउथ अमेरिका में एक कंट्री है पीरू, वहां पे ये सिविलाइजेशन और ये लोग आबाद थे। अब पॉइंट ये है कि ये सारी सिविलाइजेशंस वहां पे थी, लोग रह रहे थे, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, कॉलोनाइजेशन हो गई। कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या है कि वहां पे आप ये समझें कि यूरोपियन कंट्रीज ने आकर उन इलाकों में अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू कर दी। ये कॉलोनीज ऐसे ही था जैसे वो एशिया में बना रहे थे, अफ्रीका में बना रहे थे, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी अल्टीमेटली बनाई हैं। अब पॉइंट ये है कि ये अमेरिका में इन्होंने अपनी कॉलोनाइजेशन शुरू की। कौन कौन से ममालिक इसमें सरे फहरिस्त थे? सबसे पहले स्टार्ट लिया गया स्पेन से। स्पेन के बाद पुर्तगाल आया, जिसका पुराना नाम लिस्बन भी था, LISBON। फिर उसके बाद इसमें फ्रेंच आए, डच आए, एंड अल्टीमेटली इंग्लैंड, इंग्लिश पीपल यहाँ पे आए और उन्होंने कॉलोनाइजेशन स्टार्ट की। कौन कौन से इलाके इन्होंने किए, कैसे कैसे चले, इस पे हम थोड़ा सा डिटेल में बाद में बात करती हैं। पहले जो चीज हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि कॉलोनाइजेशन हुई क्यों। क्या ऐसे फैक्टर्स थे कि पहले ये नहीं हो सकी? 14th सेंचुरी में, 15th सेंचुरी में और 16th सेंचुरी में ये क्यों हुई? क्यों इसका बहुत ज्यादा बूम आया, पर्टिकुलरली इन 15 एंड 16 सेंचुरी? तो सबसे पहली वजह जो मैं आपके साथ यहाँ पे हम कुछ जॉट डाउन कर लें, या पहले रीजंस भी साथ साथ जॉट डाउन करते जाइएगा ताकि बेहतर तरीके से आपको इसका पता चले। नंबर 1 जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। देखें, ये रेनेसांस का पीरियड था यूरोप के अंदर, वहां पे साइंटिफिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रही थी, जो खास तौर पे नेविगेशन साइड पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हो रही थी। लोग सेलिंग कंपास यूज करना शुरू कर दी हुई थी इन्होंने, और फिर देयर वाज इंप्रूवमेंट इन शिप बिल्डिंग एंड मैप मेकिंग। इस चीज में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स आई थी। अब क्या हुआ कि जब इंप्रूवमेंट आ गई नेविगेशनल मेथड्स में और इंस्ट्रूमेंट्स में, तो आपके पास एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरीज इजी होती गई, नेविगेशन इजी होती गई। और यही वजह है कि ये वही दौर था कि जब वास्को डे गामा आपका ऑल द वे अराउंड टू अफ्रीका अलोंग द केप ऑफ गुड होप, ये इंडिया पहुंचा 1498 में। ये वही दौर था जब 1492 में कोलंबस ने अमेरिकन कॉन्टिनेंट, नॉर्थ इन नॉर्थ अमेरिका, बल्कि बहामस में उसने सबसे पहले वो पहुंचा। अब पॉइंट ये है कि आप देखें कि हमारे पास पहला पॉइंट पता चला कि साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से ये हमारी कॉलोनाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। एक और बहुत बड़ी चीज, कोई भी चीज करने के लिए ना आपके पास इंटरनल ड्राइविंग फोर्स चाहिए हो, और ये इंटरनल ड्राइविंग फोर्स मिली थी वहां पे प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन से। जब अमेरिका दरियाफ्त हुआ तो उस वक्त अगर हम बात करें तो यूरोप की पॉपुलेशन अराउंड 100 मिलियन थी। तो और वहां पे चीफ प्रोफेशन एग्रीकल्चर था। अब चूंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ी थी, लैंड वहां पे कांस्टेंट था, ये ईस्टर्न साइड पे आ नहीं सकते थे क्योंकि इस साइड पे आपकी ऑटोमन एम्पायर थी। तो लिहाजा इनको नए लैंड, नए रूट्स और नई प्लेस चाहिए थी। और ये जो अमेरिका की एक्सप्लोरेशन थी, इसने इनको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की थी कि वहां पे वास्ट लैंड है, सो दे कैन मूव टू दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर देयर पीपल। अब ये जो बात है, यहां से हमारे पास एक दूसरी रीजन पता चली, दैट इज द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। नो, द थर्ड रीजन वाज ट्रेड विद द ईस्ट। ईस्टर्न साइड जो वर्ल्ड का ईस्ट है, दैट इज एशिया, particularly East Asia, South Asia and सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, और आपके पास थोड़ा सा अफ्रीकन के भी, जो अरेबियन पेनिनसुला है, ये सारे जो इलाके हैं यहाँ पे चूंकि पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा थी और यहाँ से ये ट्रेड करना भी चाहते थे। नो, अब हमारे पास पहले क्या होता था कि ट्रेड होती थी अलोंग द कॉन्स्टेंटिनोपल, के वहां से आते थे बेजेंटाइन एम्पायर का कॉन्स्टेंटिनोपल जो आज टर्की के कब्जे में है, इसके अलोंग वो एशिया में दाखिल होते थे लोग यूरोप से। 1453 कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा कर दिया जाता है ऑटोमन एम्पायर, ये फतह कर लेते हैं इसे। अब उसके बाद चूंकि एक तरफ ईसाई हैं और फिर उन्हें मुसलमान के इलाके से मुकम्मल तौर पे गुजरना था, तो उनको एक सेफ रूट चाहिए था जो
सर्कमवेंट कर सकें वो मुस्लिम एरियाज को। लिहाजा उन्होंने सी रूट को अपनाने की कोशिश की। यही वो दौर था डेट वास्को डे गामा ने ऑल द वे अफ्रीका 14, जैसे मैंने अभी बताया, केप ऑफ गुड होप से होता हुआ वो इंडिया पहुंचा। अब इसी दौर के अंदर मार्को पोलो की राइटिंग्स बहुत ज्यादा मशहूर थी और उनको माना जा रहा था कि दुनिया गोल है, और कोलंबस भी उस चीज का बहुत ज्यादा कायल था। लिहाजा कोलंबस ने भी सिर्फ इस बात पे कि मैं वेस्टर्न साइड पे चलना शुरू होऊंगा तो अल्टीमेटली मैं ईस्टर्न साइड ऑफ एशिया पहुंच जाऊंगा, तो इस एम के तहत उसने अपना सफर शुरू किया। लिहाजा ये जो हमारी ट्रेड का जो एक क्रेविंग थी उनके पास टू ट्रेड विद ईस्ट, ये जो बात थी, इसके लिए उन्होंने अपना कॉलोनाइजेशन की तरफ इस चीज ने इम्पीटस का काम किया और कॉलोनाइजेशन प्रोसेस में उन लोगों ने काफी ज्यादा हिस्सा डाला। थर्ड थिंग इज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब इसी दौर के अंदर यूरोप में हो रही थी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये है कि आपके पास काफी ज्यादा बल्क में चीजें प्रोड्यूस होना शुरू हो गई थी। नाउ दे नीड अ मार्केट फॉर द फिनिश ग्रुप, फिनिश प्रोडक्ट्स। अब फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए हमारे पास क्या है कि एक मार्केट चाहिए, और ये जो अमेरिका था, ये यहाँ पे जैसे मैंने बताया 50 to 75 मिलियन पीपल आबाद थे, तो ये किन्हें फिनिश प्रोडक्ट के लिए मार्केट दे रहा था। नंबर 2, यही सारा इलाका उन्हें रॉ मटेरियल प्रोवाइड भी कर रहा था, इसलिए उन्होंने उस इलाके को कॉलोनाइज किया ताकि उन्हें रॉ मटेरियल की सप्लाई भी मिलती रहे, नंबर अपना एक मार्केट भी मिलती रहे। इसके बाद हमारे पास अगली रीजन जो थी, वो बहुत बड़ी रीजन वहां पे थी रिलीजियस फैक्टर। उस दौर में यूरोप के अंदर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स, इनका आपस में क्लैश वगैरह चल रहे थे। अब ये जो क्लैश थी, ये काफी ज्यादा पॉप के इंटरफेरेंस और मोनार्की के इंटरफेरेंस की वजह से काफी ज्यादा बढ़ चुके हुए थे, तो लिहाजा बहुत से लोगों को अमेरिका की दरियाफ्त के बाद ये एज मिला कि वो एक नए लैंड में जाएं जहां पे वो अपनी रिलीजियस फ्रीडम एक्सरसाइज कर सकें। जस्ट इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज देयर रिलीजियस फ्रीडम, उन्होंने माइग्रेशन की और जाकर वहां पे आबाद होना शुरू हो गए। लिहाजा ये जो रिलीजियस परसिक्यूशन थी इन यूरोप, इसने भी एक ड्राइविंग फोर्स के तौर पर एक्ट किया और कॉलोनाइजेशन प्रोसेस को काफी ज्यादा तेज किया। अगर मैं बात करूं तो मैसाचुसेट्स बे जो एक कॉलोनी बनी वहां पे अमेरिका में, ये रिलीजियस फैक्टर की वजह से बनी। इसी तरह आपके पास मैरीलैंड, वर्जीनिया, कनेक्टिकट और रोड आइलैंड, ये वाली कॉलोनीज भी आपके पास रिलीजियस बेसिस पे बनी। इनको हम डिटेल में थोड़ा सा आगे जाकर इंशाल्लाह देख लेंगे। अब अगला रीजन हमारे पास था रॉयल पेट्रोनेज। 1492 से पहले कोई भी नहीं पेट्रोनेज कर रहा था इतने बड़े सफर को, और रॉयल पेट्रोनेज के बगैर, सरप्रस्ती के बगैर ये सफर नहीं किया जा सकता था। लिहाजा 1492 में स्पेन ने सबसे पहले कोलंबस को असिस्ट किया टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर जर्नी, और फिर इसके बाद फ्रेंच ने किया, पुर्तगीज ने किया, और अल्टीमेटली जो इंग्लिश थे उन्होंने ज्वाइंट कंपनी, ज्वाइंट वेंचर्स के जरिए ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज बनाई, उसके जरिए इन्होंने लोगों को असिस्ट किया और जाके लोगों ने कॉलोनाइज करना शुरू किया। लिहाजा एक और फैक्टर जो कॉलोनाइजेशन इस दौर में बहुत ज्यादा जरूरी था, वो ये था कि आपके पास वहां पे रॉयल पेट्रोनेज आ गई थी। हमारे पास स्पेन में उस वक्त इजाबेला और किंग फर्डिनेंड की हुकूमत थी, और ये वही दौर था जब 1492 में इन्होंने मूर्स, जो वहां पे उनका मुसलमानों का कब्जा था, उनकी हुकूमत चली गई थी। स्पेनिश बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा था उस दौर में, और लिहाजा वो दे वर इन अ पोजीशन टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर जर्नी। फिर उसके बाद जंप ऑन द बैंड वैगन, पुर्तगीज आए, फिर फ्रेंच आ गए, फिर उसके बाद डच आ गए, और अल्टीमेटली इंग्लिश ने भी इसमें बैंड वैगन में शामिल हो गए। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट वो ये था कि यहाँ से जो बेनिफिट आना शुरू हुए, शुरू में स्पेनिश शिप्स जाते थे और इनकी गोल्ड की सप्लाई 500% बढ़ गई थी। वहां से जो इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन की थी अमेरिकन कॉन्टिनेंट से, इस चीज ने यहाँ पे पूरे यूरोप में एक ड्राइविंग फोर्स के तौर पर एक्ट किया कि यहाँ हमें कॉलोनाइजेशन करनी चाहिए, हमें जाना चाहिए उन इलाकों में, न्यू लैंड्स को एक्सप्लोर करना चाहिए ताकि हमारे मुल्क के भी हालात बेहतर हों। और यही वो डिजायर फॉर फैबुलस वेल्थ थी जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा वहां पे जाना शुरू हो गए। अब
अगर मैं बात करूं कि हमारे पास कॉलोनाइजेशन हमने बहुत ज्यादा की, फैक्टर्स हमें पता चल गए क्यों फैक्टर्स हुए, तो अब यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उस दौर में जो कॉलोनाइजेशन हुई वो स्पेनिश हुई, वो फ्रेंच हुई, और फिर इंग्लिश कॉलोनाइजेशन, डच कॉलोनाइजेशन हुई। अब इनमें थोड़ा सा हम इनकी कॉलोनीज को देख लेते हैं। सबसे पहले बारी आती है स्पेनिश की। स्पेनिश कॉलोनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इन्होंने सबसे पहले जाकर जो इनका, एज़टेक्स और माया सिविलाइजेशंस थी, इन पे जाकर इन्होंने ही सबसे पहले अटैक किया। यही वो लोग थे जिन्होंने जाकर इन सिविलाइजेशंस को खत्म किया और यहाँ पे अपने आप को आबाद किया। अब ये असल में बात हो रही है गल्फ ऑफ मैक्सिको की। ये उस जगह पे इन्होंने सबसे पहले स्पेनिश वहां पे जाके कॉलोनाइज किया था, गल्फ ऑफ मैक्सिको में। ये फ्लोरिडा भी इनके कब्जे में रहा, जो अल्टीमेटली 1819 में ये अमेरिकन को इन्होंने सेल किया। अब इन्होंने जो वहां पे स्पेनिश गए, इनकी दो तीन चीजें जो यूनिक थी वो ये थी कि इन्होंने अपने लॉज वहां पे जाके इंप्लीमेंट किए, इन्होंने अपना रिलीजन वहां पे एनफोर्स किया, वहां पे रिलीजियस टीचिंग दी, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया, चर्चेस बनाए, स्कूल्स वहां पे क्रिएट किए। बट द वन मोस्ट यूनिक थिंग इज दैट दे ट्रीटेड इंडियंस एज इक्वल। उन्होंने काम लेने के लिए स्लेव्स लेके गए। उन्होंने जो वहां पे रेड इंडियंस थे उनको काफी ज्यादा इक्वालिटी पे लेके गए। तो इस वजह से जो परसेप्शन इंडियंस का था वो काफी ज्यादा चेंज रहा इन कॉलोनाइजर की तरफ शुरू में। बट फिर उसके बाद आप एक बात याद जो रखने वाली है वो ये है कि टिल द एंड ऑफ 16th सेंचुरी यूरोपियन अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे स्पेन एक सोल सुपर पावर थी। बट क्या होता है कि 1588 में स्पेनिश आर्मेडा को क्वीन एलिजाबेथ जो यहाँ पे इंग्लैंड इंग्लैंड उसको शिकस्त दे देता है। अब वहां पे जो नेवल सुपरमेसी वो इंग्लिश की एस्टेब्लिश होती है, तो फिर इंग्लैंड वहां पे आता है कॉलोनाइजेशन टुवर्ड्स द एक्सप्लोरेशन ऑफ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो तीन चीजों पे काम किया। नंबर वन, ये डायरेक्ट पेट्रोनेज ऑफ द किंग नहीं थी, इसमें इन्होंने जॉइंट स्टॉक कंपनीज बनाई। शुरू में दो कंपनीज बनाई, नंबर वन वर्जीनिया कंपनी और सेकंड वन प्लेमथ कंपनी। इन दो कंपनीज ने अल्टीमेटली वहां पे जाकर कॉलोनाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट किया। सबसे पहला जो टाउन वहां पे बना वो जेम्स टाउन था 1607। अब पॉइंट ये है कि ये पिछले 100 साल के अंदर क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं इंग्लैंड आया, तो इसका सबसे बड़ा जवाब ये है कि शुरू में इन्होंने थोड़ी सी कोशिश की थी बट ये बाय नहीं किया गया नैरेटिव इंग्लैंड के अंदर बिकॉज ऑफ देयर इंटरनल कंडीशंस। वहां पे काफी ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी उस दौर के अंदर, तो लिहाजा द किंग्स मोनार्क्स एंड द पॉलिटिकल सिस्टम वाज नॉट इन अ पोजीशन टू सपोर्ट सच एन एडवेंचर अलोंग द सी। और फिर उनकी सुपर जो नेवल पावर थी वो भी इतनी नहीं थी कि वो स्पेन को चैलेंज कर सके। जैसे ही उन्होंने स्पेन को चैलेंज किया, अपनी सुपरमेसी एस्टैब्लिश की, नाउ दे वर इन अ पोजीशन टू एस्टैब्लिश देयर कॉलोनीज इन न्यू अमेरिका। इन्होंने जो इलाका कॉलोनीज कॉलोनाइज किया सबसे पहले वो था कोस्ट ऑफ अटलांटिक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये जो 13 कॉलोनीज की हम अल्टीमेटली बात करेंगे, ये सब के सब अटलांटिक ओशन के ऊपर नॉर्थ अमेरिका के ऊपर पाई जाती हैं। ये 13 कॉलोनीज इन्होंने अराउंड 150 ईयर्स के अंदर इन्होंने इस्टेब्लिश की और डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट रीजंस में डिफरेंट कॉलोनीज बनती गई। इनको हम थोड़ा सा डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जरूर देखेंगे। नाउ द अदर थिंग इज दैट फ्रेंच सेटलमेंट। फ्रेंच सेटलमेंट्स होती हैं, ये शुरू हो जाती है कहानी 1523 में। अब 1523 के बाद फ्रेंच वहां पे सेटलमेंट होते हैं, लेकिन ये नॉर्थ साइड पे जाती हैं। ये कनाडा से एंटर होते हैं, क्यूबिक इनका कैपिटल बनता है, न्यू फ्रेंच सिटी उसे कहते हैं ये। और फिर वहां से ये आते हैं सेंट्रल अमेरिका की तरफ। सेंट्रल अमेरिका में इन्होंने लुइसियाना पूरी एक टेरिटरी पे कब्जा करते हैं, और ये टेरिटरी अल्टीमेटली अमेरिकन जब आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये सेल करते हैं अराउंड 1804 में, इन द इरा ऑफ जेफरसन। अब ये जो सारा एरिया था लुइसियाना, जो आफ्टर द नेम ऑफ द किंग लुइस था, ये एरिया सारा फ्रेंच के अंडर था। अब पॉइंट ये है कि हमारे पास ये डिफरेंट उन्होंने एरियाज डिफरेंट कंट्रीज ने कॉलोनाइज कर लिए। द लास्ट वन इज द डच। डच ने ये किया था कि
एम्स्टर्डम, द न्यू एम्स्टर्डम बनाया गया, जो अल्टीमेटली न्यूयॉर्क, वो इलाका न्यूयॉर्क भी बना, और न्यूयॉर्क आजकल जो है वो वही इलाका है जो डच ने कॉलोनाइज किया था, और ये बाद में जाकर इंग्लिश कॉलोनी में का हिस्सा बना था। अब आखिरी बात जो मैं आज अभी बताना चाहूंगा वो होगी कि हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि थोड़ा सा ब्रीफ हमने ओवरव्यू लिया यूएस हिस्ट्री का, कि यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, उसकी क्या सिचुएशन थी, नंबर 1। नंबर 2, हमने ये देखा कि कौन से फैक्टर्स थे। नंबर 3, हमने ये देखा कि वहां पे कॉलोनीज की जो नई बनी थी वो कहाँ कहाँ पे इनकी पाई जाती थी, क्योंकि ये डायनामिक्स समझना बहुत जरूरी है अगले लेक्चर्स के लिए। फिर हमने अब अगली चीज जो हम समझेंगे वो ये है कि इस दौर में ये कोलंबस पे हमारे पास पेपर के अंदर शॉर्ट नोट 10 नंबर का कई दफा आ जाता है। एक्सप्लोरेशन का हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कोलंबस का रूट क्या था और वो कैसे चला, कोलंबस कौन था, उसके बारे में एक छोटी सी 2-4 बातें मैं आपको साथ शेयर करना चाहूंगा। वो ये है कि क्रिस्टोफर कोलंबस असल में इटालियन था। अब ये सबसे पहले गया पुर्तगाल, लिस्बन उसका पुराना नाम था। इसने ये बंदा मार्को, जैसे मैंने बताया, मार्को पोलो की राइटिंग से बहुत ज्यादा मुतासिर था, बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन रखता था, एंड ही वाज ऑफ द ओपिनियन दैट द वर्ल्ड इज राउंड। लिहाजा उसने डिसाइड किया कि हमें जाना चाहिए टुवर्ड्स द एक्सप्लोरेशन, टुवर्ड्स चाइना और जापान वाया द वेस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड। लिहाजा उसने अल्टीमेटली, जब पुर्तगाल ने उसको सपोर्ट करना नहीं चाहा, तो वो स्पेन आया, और स्पेन में अल्टीमेटली उसे सपोर्ट मिल गई जो क्वीन इजाबेला की। अब इसका सफर शुरू होता है 1492 में, 120 पीपल के साथ ये अपना सफर शुरू करता है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एस्टिमेट, 2 मंथ बाद कोलंबस ये समझता था कि उसे जापान पहुंच जाना चाहिए। जापान का पुराना नाम सिपेंगो, CIPENGO, या वो कैथी पहुंच जाए, दैट इज द ओल्ड नेम ऑफ चाइना। अब जब उसके ज़हन में ये था, लेकिन वो तकरीबन 1 हफ्ते बाद ही वो बहामस आइलैंड पहुंच गया। जब वो बहामस आइलैंड पहुंचा, उसने उसका नाम सैन सेल्वाडोर रखा, और फिर उसके बाद वो क्यूबा गया, हेटी गया। अब अगरचे कि वो यहाँ पे नहीं पहुंचा, कैथी नहीं पहुंचा, सिफेंगो नहीं पहुंचा, जापान नहीं पहुंचा, लेकिन वो जिन इलाकों में पहुंचा वो उसे भी नहीं पता था कि उसने एक नया इलाका दरियाफ्त किया। उसने उस इलाके का नाम शुरू में रखा, डेट इज द ईस्ट इंडियन एरिया, वेस्ट इंडियन एरिया, डेट इज द वेस्ट इंडियंस। वहां पे जो लोग रहते थे उनसे वेस्ट इंडियंस कहा गया। अब ये पहला सफर था। इसके बाद उसने 4 और मजीद सफर किए, लेकिन उसके बाद बादशाह ने सपोर्ट करना छोड़ दिया इसे, और कोलंबस मजीद सफर नहीं कर सका। और ये कहा जाता है कि कोलंबस टिल हिज डेथ वो ये नहीं समझता था कि उसने एक नया कॉन्टिनेंट दरियाफ्त कर लिया है। अब एक 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो ऑब्जेक्टिव के लिए हमें इस वक्त पता होनी चाहिए, अब तक जो हमने कवर किया थोड़ा सा, वो ये है कि नंबर 1, जब यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी स्पेनिश आई, तो एक सिस्टम उन्होंने मुतारिफ करवाया, डेट वाज एनकोमिंडिया। उसके स्पेलिंग अगर मैं करूं, ENCOMIENDIA। ये सिस्टम ऐसा था कि जिसके अंदर जो बादशाह था वो स्पेनियर्ड्स, जो स्पेनिश वहां पे जाते थे, उनको ग्रांट देता था कि वो वहां के लोकल्स और वहां की जो लैंड है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो क्या करते थे, लोकल्स उनकी लैंड पे काम करते थे, तो इन रिटर्न वो जो वहां पे स्पेनिश थे वो उन लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे टुवर्ड्स फ्रॉम देयर एनिमीज। द सेकंड टर्म दैट इज एसिएंटो, ASIENTO। अब ये वो सिस्टम था जिसके तहत जब वहां पे लेबर बहुत ज्यादा कम हुई, तो जो किंग था, स्पेनिश किंग, उन्होंने स्लेव प्रोवाइड करना शुरू किए। अब इस सिस्टम के तहत होता ये था कि स्पेनिश स्लेव्स फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका वर प्रोवाइडेड टू द पीपल इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट, और वो लोग इन रिटर्न हुकूमत को पे करते थे। अब अदर टर्म्स जो हमें इस अब तक पता होनी चाहिए, उसमें एक चीज ये है कि अब तक जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट का नाम रखा गया, वो रखा गया एक मेरीनर था, इटालियन मेरीनर,
अमेरिकस वेस्पूसियस, उसके नाम पर AMERICUS VESPUCIOUS। सबसे पहले ये नाम अर्जेंटीना का रखा गया, फिर अल्टीमेटली ये साउथ अमेरिका का हुआ, और फिर होल अमेरिकन कॉन्टिनेंट का नाम अमेरिका रखा गया। अब एक और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी होता है इसी दौर में, वो मेलगन का होता है। मेलगन क्या करता है कि he tried to circumvent the whole American continent and reached the islands of Pacific, islands in Pacific Ocean, that is East India. अब वो यहाँ पे फिलिपिन पहुंचता है, ये 1519 की बात है। 1519 में 2 साल सफर करता है। मेलगन वापस तो नहीं आ पाता, उसका बेटा वापस आता है 2 साल बाद, और वो सारे पता चलता है कि हम फ्रॉम अटलांटिक टू पैसिफिक ओशन अल्टीमेटली हम एक जो ईस्ट एशिया है वहां पे पहुंच सकते हैं। ओके, नाउ एन अदर थिंग दैट इज रिक्वायर्ड हियर टू नो इज दैट अमेरिकन आ गए। सबसे पहले अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आपके पास स्पेनिश आ गए, फ्रेंच आ गए, डच आ गए, बट हमारे कोर्स के अंदर सबसे ज्यादा फोकस दिया जाता है जो हमारे पास इंग्लिश सेटलमेंट्स बनी है उनके ऊपर, कि इंग्लिश सेटलमेंट्स कैसे शुरू हुई, इंग्लिश सेटलमेंट्स का क्या प्रोग्रेशन थी, फिर उनमें क्या सिस्टम्स थे, डेमोक्रेसी वहां पे थी, कैसे वो लोग अपने सिस्टम गवर्न करते थे, फिर उसके बाद कैसे वो लोग अपने प्रॉब्लम्स को हल करते थे, और कहां से रिसेंटमेंट शुरू होती है इन कॉलोनीज की टुवर्ड्स द मदरलैंड। इसी दौर के अंदर हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि यहाँ पे एक मर्केंटलिज्म, एक आइडिया फ्लोट होता है जो उस दौर में बहुत ज्यादा कॉमन था कि मदरलैंड को सर्व करने के लिए कॉलोनीज काम करेंगे। अब ये भी हम देखेंगे कैसे ये इंग्लिश कॉलोनीज ने सर्व करती थी मदर कंट्रीज को, और फिर कैसे वो यहाँ पे उनका रिजल्ट क्या निकला, यहाँ पे कैसे रिवॉल्ट्स हुए और कैसे ये काम चलता रहा। फिर हम ये भी देखेंगे अल्टीमेटली कि क्या फैक्टर्स थे जिन फैक्टर्स की बेस पर यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई, कि क्या वो फैक्टर्स पाइल अप होते गए। इसी दौर के अंदर हम एक और चीज का एनालिसिस करेंगे, वो होगा यहाँ पे स्लेवरी का, कि यहाँ पे जो टिल 1776 द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उस सारे टाइम के अंदर कैसे काम चलता रहा और स्लेवरी कैसे कैसे वहां पे इंक्रीज होती रही और स्लेवरी का क्या रोल रहा। क्योंकि जब भी हम कोई भी काम करते हैं उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये होती है कि हमें उसकी हिस्ट्री का बैकग्राउंड जरूर पता होना चाहिए। स्लेवरी का अगर हमने क्वेश्चन एड्रेस करना है तो आपको ये पता होना चाहिए स्टार्ट कैसे हुई है, कैसे डेवलप हुई है और अल्टीमेटली कहाँ पे गई है, और ताकि जब ये पिक्चर आपके पास क्लियर होगी तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन को एड्रेस कर सकेंगे। अब मैं अपना आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करता हूँ। अभी हम थोड़ा सा, चूंकि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है लिहाजा हमने थोड़ा सा ओवरव्यू देना था, मैं चाहता था